गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप टॉपिक देख सकते हैं, म, आपको लगेगा ये इकोनॉमिक्स ऑप्शनल का मैं कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। अभी हाल फिलहाल में हमारे न्यूज़पेपर में ये कवर हुआ है, एक फेमस नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की डेथ हुई है। और जनरली देखा गया है कि यूपीएससी हो या पीएससी हो, आपको जब कोई फेमस इवेंट होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन ज़रूर पूछती है। तो सिंस एक फेमस इकोनॉमिस्ट का डेथ हुआ है, तो उन इकोनॉमिस्ट से रिलेटेड कुछ थ्योरी जो उन्होंने दी थी और कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट जिन पे उनका ओपिनियन था, उसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो हम एकदम हाथ खड़ा ना कर दें। ठीक है, तो हम कुछ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसे मुझे ये टॉपिक पढ़ाना काफ़ी पसंद है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मैं बस ये देखूंगा कि जिस इकोनॉमिक्स का डेथ हुआ है वो क्या कहते थे और उस पे कौन से थोड़े मोड़े क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, और ये चार फेमस नियो क्लासिकल आपको थ्योरिस्ट थे। आप इनका नाम जान सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई याद नहीं भी जाने का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये सब उतना डिटेल में कभी नहीं आएगा। बस आपको ये जैसे ये फेमस नाम है एक, तो आप याद रखिए। ये सब अगर आप पेरिटो भी थोड़ा नाम आता है तो एक याद रख लीजिए, क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन में कभी आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, जिनका डेथ हुआ वो तो ऑप्शन में रहेंगे ही, उनका नाम ल्यूकस है, और साथ में शायद इनका नाम दे दे या इनका नाम दे दे। मैं श्योर हूँ कि ये दोनों का नाम उतना नहीं देगा, बिकॉज इतने पॉपुलर नहीं है। जो इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे उन्हें इनके बारे में अच्छे से पता होगा। तो हम इतना समझ गए कि इस फोटो को डालने का मकसद क्या था। ठीक है, अब हम सीधे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यही है जिनका अभी डेथ हुआ है। इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ई ल्यूकस जूनियर। ये सब डेट वेट याद करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें बस आप ये याद रख सकते हैं कि इनको 1995 में नोबेल प्राइज मिला था, और कुछ नहीं। इसके बाद आपको ये सब टॉपिक हम करेंगे। बस ऐसा नहीं कि हम लोग कोर डीप में जाने वाले हैं, लेकिन रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होता है और आपको ल्यूकस क्रिटिक्स क्या होता है, इसके बारे में एटलीस्ट हम लोग थोड़ा बहुत जान लेगा। अदरवाइज मान लीजिए कभी क्वेश्चन आ गया किसी में कि ल्यूकस क्रिटिक क्या होता है, और ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि ये एक नया साइंटिफिक मेथड है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ होता है। ये नया एक ग्रीन टेक्नोलॉजी है जो कि आपको एथनॉल निकालेगा। आप आइडिया लग रहा है ना? अगर आपको थोड़ा सा पता भी नहीं है तो वो आपको पता भी नहीं चल पाएगा कि ये इकोनॉमिक्स का एक वर्ड है। तो हमें बस इतना जान लेना है कि वो है क्या। ठीक है, और जैसा इसमें बताया, इनके पर्सनल डिटेल से कुछ हमें नहीं जानना है, वो क्वेश्चन नहीं आता है, तो उसके बारे में जान के हमें कोई फायदा नहीं होगा। बस इतना जान लीजिए कि 1995 में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, फिर हाँ ये देखिए, हाँ पहले मैंने क्या किया है कि आपको स्लाइड में साइंटिस्ट के बारे में दिया है, और फिर जो उनका जो सबसे मेन चीज था उसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दिया है। वो इंट्रोडक्शन एक्चुअली में क्या है कि टू एक्ट रैशनली होता क्या है, क्योंकि उन्होंने आपको थ्योरी दिया है रैशनल एक्सपेक्टेशन पे। ठीक है, अब तो वो एग्जैक्टली exactly कहना क्या चाहते हैं उसका अगर हम लोग फोरग्राउंड, मतलब पहले ही अगर हम लोग इंट्रोडक्शन दे दे तो हम आगे और ठीक से बेटर समझ पाएंगे। तो टू एक्ट रैशनली मीन्स टू एक्ट इन वंस ओन इंटरेस्ट एंड बाय मेकिंग यूज ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल। अब देखिए, आपको लगेगा कि अरे, हर आदमी हमेशा वंस ओन इंटरेस्ट में ही तो काम करता है। जरूरी नहीं है। कितना बार हम ऐसा डिसीजन मेकिंग करते हैं जो कि हमको पता होता है कि ये गलत है। जैसे मान लीजिए आपका एग्जामिनेशन है कल, और आपके दोस्त ने आपको फ़ोन कर दिया और कि चल आप पराठा खा लेते हैं, उसके बाद अच्छा फ्रेश होकर पढ़ाई करेंगे। आपको अंदर से पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे अभी रिवीजन करना चाहिए, लेकिन आप फिर भी पराठा खाने चले जाइएगा, क्योंकि आपको लगता है कि दोस्त को शायद खराब ना लगे। तो आपने क्या किया? आपने रैशनली काम नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि आपने ओन इंटरेस्ट में नहीं सोचा है। ठीक है, आपने अपने दोस्त के इंटरेस्ट में सोचा कि उसे खराब ना लग जाए। ऑब्वियसली इसको भी स्ट्रेच करिएगा तो हो जाएगा कि मैं दोस्ती को ज्यादा वैल्यू करता हूं, तो ये भी मेरा ही इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं चला गया। लेकिन आपको पता है कि अभी आपके पास जो दूसरा एलिमेंट था, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। इंफॉर्मेशन अवेलेबल क्या है कि कल मेरा एग्जाम है,
अभी मेरा रिवीजन का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और आपको पराठा हम परसों भी खा सकते हैं, ये इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। ये तीनों इंफॉर्मेशन लेके आपका भी बेस्ट इंटरेस्ट क्या स्पीक करता था? आपका बेस्ट इंटरेस्ट स्पीक करता था कि हाँ, अपने दोस्त को सीधे बोल दे कि यार अभी बहुत कम टाइम बचा है रिवीजन के लिए, तो हम अभी रिवीजन कर लेते हैं, कल खा लेंगे। और इससे क्या होता है कि आप अपना ओन इंटरेस्ट भी यूज करते और आपके पास जितना इंफॉर्मेशन था वो भी यूज कर लेते। और फिर ये दोनों जब कंबाइन होता तो ये आपका एक्शन इन रैशनैलिटी होता। और यही आपको ये इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं। और आपको ये लगेगा कि अरे ये तो नॉर्मल बात है, ये तो कोई भी करता है, इसमें समझाने वाला क्या बात है, इसके लिए मतलब क्यों किसी को नोबेल प्राइज मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो नहीं, ये बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग होता है। जैसे अभी हम इस पे आगे बात करेंगे, इसको मैंने दिया हुआ है कि कितना बार गवर्नमेंट जो होती है वो भी आपको रैशनली एक्ट नहीं करती है। वो जैसे आप पॉपुलिस्ट, आपने सुना होगा गवर्नमेंट, पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट क्या होता है कि उसे होता है कि मुझे बस पावर में बने रहने के लिए नॉन इकोनॉमिक स्टेप्स भी लेना पड़े तो मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि लोगों को वो पसंद है और वो अगर मैं करूंगा तो लोग मुझे वोट देंगे। तो आप क्या किए कि आप अपना पॉलिटिकल माइलेज को इकोनॉमिक्स से ऊपर रख लिए, ठीक है। और इकोनॉमिक्स आप ऊपर रखिएगा तो फिर आपका डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सब कॉम्प्रोमाइज होगा। तो पॉपुलिस्ट जब आपको एक्शन लिया जा रहा है तो वो रैशनल डिसीजन नहीं लिया जा रहा। क्यों? क्योंकि आप ओन इंटरेस्ट, लाइक कंट्रीज इंटरेस्ट, ठीक है, में काम नहीं कर रहे हैं। और आपके पास जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि ये जो हम स्टेप लेने जा रहे हैं, ये इन टोटल हमको पता है कि इकोनॉमिकली एक डिवास्टेटिंग स्टेप्स है, फिर भी हम ये ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बस वोट मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे गवर्नमेंट काम ठीक से नहीं कर रही है। वैसे ही मान लीजिए दूसरे लेवल पर डिस्ट्रिक्ट पे ब्यूरोक्रेसी है, उसे लगता है कि अगर मैं शायद किसी लोकल एमपी या एमएलए के टच में रहूं तो मेरा शायद प्रमोशन ज्यादा हो, जो भी पर्सनल रीजन हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। तो वो क्या कर सकते हैं कि शायद एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन और स्टेप्स को शायद आपको बाईपास कर सकते हैं जस्ट टू आपको कैटर द नीड्स ऑफ लोकल पॉलिटिकल क्लास, ठीक है। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, उनके पास भी सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि नहीं ये गलत है मैं जो कर रहा हूँ, इसे ये इस पंचायत का, इस म्यूनिसपैलिटी का, इस डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पे घाटा होगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने इंटरेस्ट में, और अपने इंटरेस्ट को भी समझना पड़ेगा। उनके पास वहां पे दो इंटरेस्ट आ रहा है, एक कि पर्सनल माइलेज और सेकंड कि उनका वहां पे दूसरा है कि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव करियर खराब हो सकता है। तो कैसे आपको देख रहे हैं ये हर लेवल पे ये वाला डिसीजन मेकिंग काम कर रहा है। और अगर आप देखिएगा तो ये बचपन से हर जगह काम करता है। एक बच्चा आपको जब रोता है कि मुझे खाना दे दो, खाना दे दो, खाना खा दो, या मार्केट में जाके आपको काम करता है कि मुझे ये टॉय चाहिए, ये टॉफी चाहिए, चाहिए चाहिए, तो वो अपने इंटरेस्ट में, लाइक टू मैक्सिमाइज हिज यूटिलिटी, टू मैक्सिमाइज हिज सेटिस्फैक्शन एंड इंफॉर्मेशन अवेलेबल कि ये मेरे फादर मदर हैं तो ये मेरा टेक केयर करते हैं, देयर इज अ गुड चांस कि ये मुझे दिलवा देंगे। वो अपने इवेंट को रैशनलाइज कर रहा है, कैसे? तुमको टैंट्रम्स करके, ठीक है। अब देख रहे हैं लाइक कैसे हर लेवल पे ये काम कर रहा है। तो मैंने आपको एक अच्छा बैकग्राउंड दे दिया है कि आपको क्या होता है ये टोटल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल आपको दिया गया है इसमें कि फॉर इंस्टेंस इफ द सर्टेन बैंक इज पंपिंग lots of money into the economy this year, perhaps in a bid to boost economic activity, then Lucas rational expectation model suggests that people will realize that inflation will go up. अब लोग को क्या पता है यार इकोनॉमिक्स के बारे में कि वो ये प्रिडिक्ट कर दे रहा है? ये एक्सपेक्टेशन है, वही ये टर्म है रैशनल एक्सपेक्टेशन। उनके पास इंफॉर्मेशन है कि हाँ गवर्नमेंट ने मार्केट में मनी बहुत डाला है, ठीक है। ये पहला इंफॉर्मेशन है। दूसरा इंफॉर्मेशन उनके पास क्या है कि पास्ट में भी शायद ऐसा हो चुका है और भी हो चुका है, एंड वी नो बाय एक्सपीरियंस कि ऐसे केस में इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। अब तीसरा क्या है? एक्सपेक्टेशन। एक्सपेक्टेशन क्या है? सिंस अभी गवर्नमेंट ने डाला है तो फ्यूचर में इन्फ्लेशन आएगा। अब ये आएगा कि नहीं आएगा वी डोंट नो, ये अलग अलग फैक्टर से आपको वेरी करेगा, बट देयर विल बी एन एक्सपेक्टेशन। अब इससे होगा क्या? अब जब एक्सपेक्टेशन अगर इन्होंने रख लिया कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन आएगा तो इनका बिहेवियर चेंज कर जाएगा। अब बिहेवियर चेंज कर जाएगा तो ये क्या करेंगे कि वो एक्शन लेने लगेंगे जो कि फ्यूचर में
इन्फ्लेशन आएगा तो उसके काउंटर एक्शन अभी क्या लिया जाए। तो आप देख रहे हैं कैसे एक एक्शन अभी गवर्नमेंट का अगर ये नहीं आता तो ये वाला एक्शन अभी जो लोग लेगी वो नहीं लेती। तो एक एक्शन कैसे एक्सपेक्टेशन से दूसरा एक्शन को क्रिएट कर रहा है, और यही है ल्यूकस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, इन अदर वर्ड एक्सपेक्टेशन विल चेंज इन रैशनल मैनर एज द सिचुएशन इवॉल्व्स। ठीक है, अब अब मान लीजिए जैसे इस इवॉल्व्स का मतलब क्या है कि जो मैंने आपको एक सीक्वेंस समझाया, हो सके ये इन्फ्लेशन ना आए। ठीक है, तो यहां पे तो लोगों ने सोचा था कि इन्फ्लेशन आएगा तो अपना बिहेवियर चेंज कर देंगे, लेकिन देखेंगे कि अरे 6 महीने तो इन्फ्लेशन नहीं आया, तो लोग अपने ही ओपिनियन को चेंज कर देंगे और फिर से अपना बिहेवियर फिर से चेंज कर देंगे। पहले बार में कुछ सोचा था कि हम ये एक्स करने वाले हैं क्योंकि इन्फ्लेशन आने वाला है, 6 महीने बाद देखा कि अरे मनी पंप करने के बाद भी उतना इन्फ्लेशन नहीं आ रहा है, तो अब ये एक्स पे भी स्टिक नहीं करेंगे, अब ये वाई पे चले जाएंगे। तो ये इवॉल्व कर रहा है सिचुएशन के हिसाब से। तो अगर इसका इंपॉर्टेंस देखिए क्या होता है कि अब गवर्नमेंट ने मनी जब डाला था शायद ये सोच के वन ऑफ द रीजन कि इन्फ्लेशन आएगा, तो उसने भी अपना बहुत सारे एक्टिविटी को उसी तरह से मोल्ड किया होगा और कि हम ये करेंगे फ्यूचर में ऐसा होगा। लेकिन पब्लिक ने वैसा रिस्पॉन्ड तो किया नहीं, उसने जो सोचा था पब्लिक ऐसा करेगी इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट करने के लिए करते हुए, लेकिन पब्लिक ने एक्स को डिस्कार्ड कर दिया, अब वाई एक्शन को पिक कर लिया। तो गवर्नमेंट का भी जितना पॉलिसी था, जितना भी एक्टिविटी उन्होंने प्लान किया था, वो सारा अचानक से चेंज कर गया। तो आप इसका इंपॉर्टेंस देख रहे हैं, ऐसे ही इनको नोबेल प्राइज नहीं मिला है। ठीक है, तो ये आपको आपको लूकस रैशनल एक्सपेक्टेशन तो समझ में आ गया होगा ना। और सच मानिए अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपको या तो रैशनल एक्सपेक्टेशन पे आएगा या तो ल्यूकस क्रिटिक पे आएगा, जो कि हम आगे देख लेंगे वो क्या है। ठीक है, मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द ल्यूकस, ये आपको अभी हम लोग समझा दिए, ये अभी आपको हो ही गया। ये आर्ग्यूड दैट इंडिविजुअल्स फॉर्म एक्सपेक्टेशन, ये आपको समझा दिया है। फिर से एक वर्ड को एक्सपैंड कर देते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक। इन्फ्लेशन आएगा, आया तो नहीं है ना, तो इन्होंने ऑलरेडी जो मैंने पीछे एग्जांपल दिया जो ऑलरेडी आने वाला है उसके बारे में इन्होंने एक्सपेक्टेशन बना लिया, और उसके बेसिस पे इन्होंने अपना अंडरलाइंग और डिसीजन चेंज करते हैं कि, और जो ये आपको डिसीजन मेकिंग करते हैं ये आपको इस बेसिस पे करते हैं कि इनके पास सारा इंफॉर्मेशन है, इंक्लूडिंग कि वो कौन से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में है। अब मान लीजिए आपको एक रशिया अगर मनी पंप करता है पिछले वाले एग्जांपल में, या नॉर्थ कोरिया करता है, ठीक है, या इंडिया करता है, चाइना करता है, अमेरिका करता है, सारे मनी पंप कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या लगता है आपके इन सारे देश के जो पब्लिक है अकॉर्डिंगली बिहेव करेंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि उनको पता ये भी है कि उनका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट है। एक कंप्लीटली फ्री मार्केट है, तो एक कंप्लीटली आपको ऑलमोस्ट कंप्लीटली तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कुछ टेंडिंग टू कम्युनिस्ट मार्केट है, कुछ सोशलिस्ट मार्केट है। आई होप आपको ये सब वर्ड का पता है होगा, मैंने पिछले कुछ क्लास में कवर अप किया है, आज भी मैं करूँगा कुछ कवर अप। तो अगर नहीं पता तो आप खोज सकते हैं, क्योंकि मैं अगर उसको समझाने चला जाऊँ, एक लाइन दे दे रहा हूँ। सोशलिस्ट गवर्नमेंट वो होती है जहां पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को गवर्नमेंट आपको ओन करती है, कंट्रोल करती है। कम्युनिस्ट में आपको क्या होता है कि ऑलमोस्ट नो प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। ये सब अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस क्योंकि टॉपिक आ गया इसलिए मैंने आपको दे दिया। और कैपिटलिस्ट होती है कि आपको सिर्फ उसमें कंज्यूमर और बिहेवियर आपस में इंटरैक्ट करते हैं और गवर्नमेंट का रोल काफी मिनिमम रहता है। तो जो मैंने तीनों स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट बताया, तो वहां के लोग को ये भी तो पता है कि हमारा गवर्नमेंट कैसा है, तो वो वैसे ही सिचुएशन में सेम मनी पंपिंग फिनोमिनन में अलग अलग लोग अलग अलग तरह से बिहेव करेंगे। तो यही होता है आपको बिहेविंग अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो मैं आपको इसमें बस यही समझाना चाह रहा था। ठीक है, फिर ल्यूकस क्रिटिक, जैसे आपको बताया कि दूसरा अगर कोई आ सकता है तो वो ये आ सकता है, क्योंकि इनके नाम पे है तो ये जरूर आ सकता है। ल्यूकस फॉर्मुलेटेड द ल्यूकस क्रिटिक व्हिच चैलेंज द वैलिडिटी ऑफ द ट्रेडिशनल मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी इवैल्यूएशन। अब देखिए जो क्रिटिक है इस वर्डी में है कि ये कोई चीज को नकार रहा है, डिस्कार्ड कर रहा है। अब किस चीज को डिस्कार्ड कर रहा है? तो पॉलिसी इवैल्यूएशन का जो मेथड था आपको जो भी उस समय एग्जिस्ट कर रहा होगा उसको डिस्कार्ड कर रहा है। अब वो क्या डिस्कार्ड कर रहा है हम देखते हैं। ठीक है,
He argued that economic policymakers should consider the dynamic responses of the individuals to change the policy and recognize that their behavior may change in response to the policy intervention. Important वर्ड क्या है यहाँ पे, ये होता क्या है ना कि अब मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट आपको कोई मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी लाई, ठीक है, कुछ लाई अभी, और जैसे मान लीजिए अब के ही बजट में हमें आपको है जैसे गति शक्ति है, ठीक है, प्रोग्राम है, ठीक है। अब गवर्नमेंट क्या सोच रही है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत स्पेंड करूंगा, इससे एम्प्लॉयमेंट आएगा, इससे आपको कैपिटल डेवलप होगा कि जो कि फ्यूचर प्रोडक्शन में आपको काम आएगा, ये सब गवर्नमेंट सोच रही है। लेकिन ये ये वाला इवैल्यूएशन है क्या, कि गवर्नमेंट सोचती है कि हम ऐसा करेंगे तो इकोनॉमी पे ऐसा असर होगा, और ऐसा असर होगा तो फिर इसका ये रिपरकशन होगा, इसका ये असर पड़ेगा। लेकिन ल्यूकस क्या बोलते हैं कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप लोग क्यों गलत कर रहे हैं? क्योंकि आपको इतना स्ट्रेट नहीं जाना चाहिए अपने इवैल्यूएशन में। आपको कैसे जाना चाहिए? आपको क्या देखना चाहिए कि हर इंडिविजुअल के पास ना एक अपना कैपेसिटी है डिसीजन मेकिंग का, और जब हर इंडिविजुअल अपने हिसाब से सोचेगा, अपने अलग तरीके से सोचेगा, तो जरूरी नहीं है कि आप उनको जो एज ए ग्रुप देख रहे हैं और एक पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि वैसे ही हो। आपको इन जनरल ये ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे वही इनका पुराना वाला थ्योरी को अगर इस थ्योरी पे आप इंपोज करिए कि रैशनल एक्सपेक्टेशन हर आदमी के अंदर है। अब हो सके आपको थोड़ा सा जगह बना दो, क्योंकि जगह बनेगा तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए हर आदमी अगर अलग है तो उसके एक्सपेक्टेशन, उसका सोचने का तरीका आपको एक मतलब वो पर्सनलाइज कर रहे हैं आप। ये जो होता है पुराने थ्योरिस्ट जो है वो होमोजेनाइज कर देते हैं आपको। ये क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, आपको जो आदमी ए है, सेम सिचुएशन, वो जैसे हमने पिछले वाला एग्जांपल में लिया था या अभी गति शक्ति लिया, और बी है और सी है, ये तीनों इंसान है। गति शक्ति आपको गवर्नमेंट ने प्रॉब्लम क्या नाम है पॉलिसी लिया, ठीक है। अब इसमें ए जो है ना वो हो सके एक्स एक्शन ले, बी जो है वो वाई एक्शन ले, और सी आपको जेड एक्शन ले, और एक्स एक्शन इज नॉट इक्वल टू वाई एक्शन, इज नॉट इक्वल टू जेड एक्शन। मतलब ये सारे डिसीजन एक दूसरे से अलग है। और यही ल्यूकस क्रिटिक है कि गवर्नमेंट गलती क्या करती है कि वो एक पॉलिसी बनाती है और फिर उसके बाद वो सोच लेती है कि ये अब ऐसे ही मूव करेगा, इसका यही असर होगा। लेकिन ल्यूकस बोलते हैं कि नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप अगर ये सोचते हैं कि सारे लोग एक तरीके से सोचते हैं तो आप गलत कर, बिकॉज हर लोग का एक अलग कंडीशन है। कुछ गरीब है, कुछ की शादी होने वाली है, किसी के 5 बच्चे हैं, किसी को वो अपने पॉल्यूटेड जगह पे रहते हैं, तो कोई आपको विला में रहता है, कोई गार्डन में ही रहना। मैं आपको अलग अलग वेरिएशन कंडीशन दे रहा हूँ कि कैसे कैसे लोग का डिसीजन मेकिंग पे उनका असर पड़ता है। जैसे कितने लोग ऐसे होते हैं कि वो खराब घर में रह रहे हैं लेकिन तब भी रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो चांदनी चौक में रहते हैं। अब आपको पता है कि चांदनी चौक जैसे अब तो फिर भी अच्छा हो गया कि वो काफी पहले पोल्यूटेड और क्लमजी एरिया था, लेकिन फिर भी रह रहे हैं क्योंकि हम तो दिल्ली के सबसे सेंटर में रहते हैं। तो उनका फैक्टर क्या था कि मुझे अच्छा घर नहीं चाहिए, मुझे दिल्ली का सेंटर चाहिए, ठीक है। तो ये फैक्टर रैशनल तो नहीं ना, लेकिन उनके लिए रैशनल था, ठीक है। तो वैसे ही अब जैसे मान लीजिए जो कैलाश क्या है, कैलाश कॉलोनी के पॉश इलाका ऑफ दिल्ली है, कोई वसंत कुंज ले लीजिए जैसे, ठीक है। अब मान लीजिए वहां पे जो रहते हैं उनका क्राइटेरिया क्या है कि मुझे साफ सुथरा, अच्छा और सही जगह चाहिए, ठीक है। तो उन्हें दिल्ली के सेंटर से मतलब नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि सेम जगह पे दो अलग अलग आदमी कैसे अलग अलग अपना ओपिनियन बनाता है और फिर अपना डिसीजन मेक करता है। तो वैसे ही आपको एक्स वाई जेड किसी मैक्रो इकोनॉमिक जो कि गवर्नमेंट पॉलिसी लेगी, आपको क्या लगता है कि उसी के हिसाब से मूव करेगी? नहीं ना। तो इसीलिए एक्स वाई जेड शायद उस पॉलिसी को लेके अलग अलग तरीके से बिहेव करे। और यही ल्यूकस क्रिटिक बोलता है कि गवर्नमेंट को ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई अगर पॉलिसी ले रहे हैं तो उसका डायरेक्ट असर ऐसा होगा, लाइक प्री डिटरमाइंड बेसिस पे, ठीक है। पॉलिसी एंड रिकॉग्नाइज दैट देयर बिहेवियर में चेंज इन रिस्पॉन्स टू द पॉलिसी इंटरवेंशन। मतलब कि क्या है, मेन आपको ये पॉइंट है कि शुड कंसिडर अ डायनेमिक, कि हर आदमी अलग अलग है। अब एक्स मान लीजिए आपको कॉ डिसीजन लेता था हमेशा, और शायद अचानक से अभी आपको गॉड डिसीजन लेने लगेगा, ठीक है। अब ये मैंने क्या किया कि एक्स का भी डिसीजन आपको स्टैटिक नहीं है, एक्स वाई जेड का तो अलग है ही, एक्स भी अलग अलग समय पे अलग अलग डिसीजन ले रहा है। तो आप समझ रहे हैं, आप गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि आपको
जैसे आप पॉलिसी बनाते हैं लोगों का डिसीजन चेंज कर जाता है। तो आप जो ये अजम्पशन ले रहे हैं ना कि हम अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो ऐसा होगा वैसा होगा, तो जरूरी नहीं है। और द क्रिटिक एम्फेसाइज द नीड फॉर माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन इन मैक्रो इकोनॉमिक। यही सबसे बेसिस है आपको इस पूरा ल्यूकस क्रिटिक का। इसको अगले स्लाइड में समझाते हैं क्या कह रहे थे उसमें, कि माइक्रो इकोनॉमिक फाउंडेशन इन मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस। अगर आप देखे होंगे मेरे माइक्रो माइक्रो का स्लाइड, तो इसे मैं बोलता हूं इंडिविजुअल एनालिसिस। तो हर इंडिविजुअल जो अपने लिए डिसीजन ले रहा है उसको मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल में डालिए। जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट अगर इन्फ्ले प्राइस राइज करना चाह रही है, या मान लीजिए गवर्नमेंट इंटरेस्ट बढ़ाना मतलब मॉनेटरी पॉलिसी से इंटरेस्ट बढ़ाना चाह रही है, गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ाना चाह रही है, ठीक है, तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। आपको ऐसा इकोनॉमिक मॉडल बनना चाहिए। अब आपको इसका मतलब ये नहीं कि देश की जितनी जनसंख्या है सबके ओपिनियन हम लेते रहे, तो यहीं पे इकोनॉमिक मॉडल्स आता है कि शायद उस इकोनॉमिक मॉडल का आपको इस तरह का नेचर होगा कि उसमें 25,000 लोग के ओपिनियन होंगे और ये सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन देते होंगे। तो एक आपको गुड अमाउंट ऑफ हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि ये अलग अलग लोग के ओपिनियन जब आएंगे तो उस बेसिस पे हमें क्या आउटपुट मिलता है, और उसी पे हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक जो भी पॉलिसी बना रहे हैं, इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन इस सब का, वो डिसाइड करें। तो ये आप समझ गए, ठीक है। तो ल्यूकस क्रिटिक भी समझ गए आप, और आप रैशनल एक्सपेक्टेशन भी समझ गए। और इससे ज्यादा इस चैप्टर आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आने वाला है। आपको मैं दे दिया हूं और भी, क्योंकि पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़ लीजिए, लेकिन आपको याद बस वही रखना है कि ये दोनों वर्ड क्या थे और ल्यूकस कौन थे, इकोनॉमिस्ट थे, इनको नोबेल प्राइज मिला है, दैट्स ऑल। उसके बाद आप ये अब जान लीजिए। इसके बाद अगर आपको नहीं भी जानना है तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या बोलते हैं कि बिजनेस साइकिल क्या होता है ना यार, कि कभी बिजनेस बहुत टॉप पे जाता है, अरे भैया मेरे रमेश बाबू जो बगल में थे वो तो बहुत कमा रहे हैं, और फिर जो पंकज बाबू पहले बहुत कमाते थे आज क्या पता उनका एकदम कमाई एकदम कम हो गया है, अरे रमेश बाबू फिर से बहुत कमाने लगे और पंकज बाबू फिर से बहुत कम कमा रहे हैं। समझ रहे हो ना, किसी का बिजनेस ऊपर जा रहा है, किसी का कम जा रहा है, ठीक है। तो इसी को साइकिल कहते हैं, बिजनेस साइकिल। अब इस वर्ड का भी मीनिंग है, लेकिन अभी हम आते हैं क्या मीनिंग है। आपको ही आर्ग्यू दैट फ्लक्चुएशन जो एग्रीगेट इकोनॉमिक क्या होता है ना यार, बिजनेस जो होता है वो आपको सिर्फ एक आदमी से नहीं होता है ना। मान लो कि ए आदमी बी को साबुन बेचता है, हो गया बस यही बिजनेस नहीं। ए आपको बी को भी बेचता है, सी को बेचता है, डी को बेचता है, ई को बेचता है, एफ को बेचता है, लाइक पूरे मार्केट को बेचता है, पूरे मोहल्ले को बेचता है, ठीक है। तो जो एग्रीगेट वर्ड होता है वो यही होता है कि कोई भी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है बहुत लोग से मिलके होता है। एक्टिविटी कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय द फ्लक्चुएशन इन टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्टिविटी। ये कहना ये चाह रहे हैं, समझा दे रहे हैं कि जो भी आपको बिजनेस साइकिल में आपको जनरली होता है ना, जैसे बिजनेस साइकिल नीचे क्यों जाएगा, तो वो शायद एग्रीगेट डिमांड आपको उसका बहुत कम हो गया प्रोडक्ट का। क्यों, जैसे मान लीजिए पहले हम लोग वो खरीदते थे, एक वॉकमैन आता था जो मैं अभी पहना वो इसी टाइप का, तो एक कुछ लगा रहता था, तो एक समय वो बहुत पॉपुलर होता था। आज वो हम क्यों नहीं खरीद रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फोन है। तो उसका एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ कि सभी लोग, सिर्फ आपके टीचर नहीं, आप जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट सी, स्टूडेंट डी, पंकज, फिर त्रिपाठी, फिर शर्मा, जो भी है वो सब स्टूडेंट ने भी उसका डिमांड बंद कर दिया। इसीलिए एग्रीगेट सारा, फिर डिमांड, आपको भी वॉकमैन नहीं चाहिए, मुझे भी नहीं चाहिए, और किसी को नहीं चाहिए, तो उस वॉकमैन का एग्रीगेट डिमांड कम हो गया। तो इसीलिए उनका जो बिजनेस साइकिल है इस पोजीशन पे आ गया। तो सोनी वॉकमैन जो बनता था पहले, वो अब यहां पे लाई करते हैं जो पहले कभी यहां थे। अब आपको ये बोल रहा है, ये हम समझ गए, ये समझ गए। अब ये वर्ड क्या है, तो ये वर्ड ये बोल रहा है आपको कि ये जो चेंज होता है ना, ये इसलिए नहीं हुआ है चेंज ना कि उसका कोई कॉम्पिटिटर आ गया या कोई प्राइस उसका बहुत बढ़ा दिया गया था इसलिए लोगों ने कंप्लीट खरीदना बंद कर दिया, या कुछ इस टाइप से। ये जनरली चेंजेस इस बेसिस पे होता है कि कुछ ऐसा नया इनोवेशन होता है सप्लाई साइड में जो कि उसके इंपॉर्टेंस को अचानक से घटा देता है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ सप्लाई साइड में। अब मान लो कोई नया टेक्नोलॉजी आ गया, जैसे कि फोन, तो फोन आया तभी तो वो वॉकमैन खत्म हुआ। अगर फोन नया टेक्नोलॉजी नहीं आया होता तो उसका डिमांड खत्म होता क्या, नहीं। आज भी हम गाना सुनना पसंद करते, आज भी हम सोनी वॉकमैन को खरीद रहे होते, लेकिन फोन ने उसके यूज को खत्म कर दिया। तो ये कहना ये चाह रहा है कि कोई भी मार्केट में अगर बिजनेस साइकिल नीचे जा रहा है ना, तो ये मत सोचिए ना कि इन्फ्लेशन आ गया तो उसका बिजनेस घाटा हो गया, तो ये एक छोटा असर था, या आपको कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आई थी और वो पॉलिसी उसको खा गई।
जनरली मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब ल्यूकस बता रहे हैं कि ये तभी होता है जब कोई भयानक, आपको टेक्नोल भयानक का मतलब कि बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, या वो प्रोडक्टिविटी में चेंज आता है। कोई ऐसा दूसरा मार्केट है, मान लीजिए फोन नहीं भी आया होता, ठीक है, और कोई दूसरा कंपनी होता आपको, मान लीजिए सैमसंग, वो बनाने लगता आपको वो 5,000 वॉकमैन पर डे, जहां सोनी बना रहा होता 100, तब भी आपको वो खत्म हो जाता। तो प्रोडक्टिविटी सैमसंग का ज्यादा है। तो जनरली ये बताना इस चाह रहे हैं इस चीज से कि दो फैक्टर, दैट इज टेक्नोलॉजी और किसी का प्रोडक्टिविटी कंपनी का, ये ही एक रीजन है जो कि आपको बिजनेस के साइकिल को ऊपर नीचे करता है, ना कि आपको उस चीज का प्राइस बढ़ गया, ना कि आपको इन्फ्लेशन आ गया, ना कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आ गया, ये सब फैक्टर नहीं करता, ये बताना चाह रहे हैं। और यही आपको, ये वर्ड है रियल और ये है नॉमिनल। कि नॉमिनल मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कि चेंजेस ड्यू टू द दोज फैक्टर्स दो विच आर एक्चुअली टेम्पररी, जो कि जैसे मान लो प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ये सब। और ये जो है आपको एकदम एक ऑन द ग्राउंड सरफेस रियल चेंज है ना, तो ये आपको डिफरेंस होता है। कंटिन्यू, यही सब है जो मैंने आपको लिखा हुआ है अभी आपको। रियल फैक्टर्स आर टैंजिबल प्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी, वाइल नॉमिनल फैक्टर्स इन्वॉल्व मॉनेटरी एंड प्राइस। इस पे अब जाने समझा भी दिया, तो उस पर पढ़ने का कोई मतलब है नहीं। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन कैपिटल, ल्यूकस ऑल्सो मेड अ कॉन्ट्रीब्यूशन। ये देखिए, अब ये सब आपको जानने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको दे दिया है क्योंकि आप शायद आपको इंटरेस्ट हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज आपको ये जानने का जरूरत नहीं है। फिर मेथोडोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन, अच्छा ये भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तुरंत इसको 30 सेकंड में ख़त्म करते हैं। ये ऐसा, इनका क्या काम था, क्योंकि ये रियल एक्सपेक्टेशन पे बिलीव करते हैं। आप रियल एक्सपेक्टेशन को खाली बोल के तो हम नहीं कर सकते ना, इसके लिए हमको बहुत सारा मॉडल बनाना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा मॉडल बनाए जिसमें सारे अलग अलग लोग का हम ओपिनियन को जगह दे। अब अगर ये करेंगे तो हमको बहुत सारा मैथमेटिकल आपको टूल यूज करना पड़ेगा, और यही इस स्लाइड का काम है कि ये बहुत सारे ऐसे मैथमेटिकल टूल से आपको मॉडल्स बनाए जो कि डिसीजन मेकिंग में हेल्प किया। और ये था ल्यूकस के बारे में। अब वो नियो क्लासिकल जो कि जिस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो दो टॉपिक हो गया। एक कि ल्यूकस एज अ साइंटिस्ट का क्या कंट्रीब्यूशन था, तो वो हमने कर लिया। और दूसरा कि ये इनको किस फील्ड में डाला जाता है, बायोलॉजी में डाला जाता है कि केमिस्ट्री में डाला जाता है, नहीं, इनको इकोनॉमिक्स में डाला जाता है। इकोनॉमिक्स के कौन से चैप्टर में डाला जाता है, तो न्यू क्लासिकल में डाला जाता है, ठीक है। तो अब ये हम इसलिए दूसरा चीज हमें समझ लेना चाहिए कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमी होता क्या है, ठीक है। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमी जो होता है वो मैक्रो इकोनॉमिक स्कूल ऑफ, इसको माइक्रो क्यों नहीं बोला हमने, माइक्रो इसलिए नहीं बोला क्योंकि ये जनरली जो इकोनॉमी होता है ये पूरे एक ग्रुप एग्रीगेट कम्युनिटी के लिए बात करता है। आपको दिशा, देश हो सकता है, डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, स्टेट हो सकता है, समझ रहे हैं। और ये जनरली एज अ रिस्पॉन्स टू केनिशियन इकोनॉमी के अगेंस्ट राइज किया था। केनिशियन इकोनॉमी क्या होता है कि गवर्नमेंट के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। बस आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है, केनिशियन का नाम आया तो मान लीजिए कि आपको गवर्नमेंट के रोल को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। और ये सब की आपको वो सब इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो जाएगा, छोड़ दीजिए। आपको न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक में इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, बस ये जान लीजिए आप। ये आपको थोड़ा जानना चाहिए क्योंकि जो सेकंड टॉपिक है ना, उसका ये आपको आ सकता है। तो इट इज एम्फेसाइज्ड बाय मार्केट एफिशिएंसी। मार्केट एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि लोग के पास ना परफेक्ट इंफॉर्मेशन है। परफेक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उनके पास सारा डेटा है अभी जो कि उनको किसी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगा कि मुझे आम खरीदना है तो आम अच्छा होता है कि खराब होता है, उनके पास वो भी इंफॉर्मेशन है। और कहीं भी इससे सस्ता नहीं मिल रहा है, ये भी इंफॉर्मेशन है। अभी नहीं खरीदूंगा तो कल बिक जाएगा, ये भी इंफॉर्मेशन है। लाइक हर वो इंफॉर्मेशन है उनके पास जो कि उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे। वैसे ही आपको मान लीजिए और भी होते हैं, मैं इकोनॉमिक्स वाले हो जाएंगे लेकिन उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। आप बस मार्केट एफिशिएंसी का यही समझ लीजिए, ठीक है। फिर रैशनैलिटी एक्सपेक्टेशन, ये आपको हम समझा चुके हैं। फिर बिलीफ इन द इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट, फ्री मार्केट। तो फ्री मार्केट, रैशनल एक्सपेक्टेशन और मार्केट एफिशिएंसी, ये तीन वर्ड है। ये न्यू लिबरल के लिए, न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ये सब मैं अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि अभी वो अननेसेसरी इकोनॉमिक साइड में चला जाएगा। ये भी आप स्नैपशॉट ले सकते हैं लेकिन इसका ज़रूरत नहीं है, ये इकोनॉमिक्स ऑप्शन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर की फीचर ऑफ द न्यू क्लासिकल, ये आपको हमने समझाया, दैट इन इंडिविजुअल एंड फर्म्स हैव अ रैशनल एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर में, दे मे बी पीपल फॉर्म एक्सपेक्टेशन बेस्ड ऑन ऑल मिशन एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, दे इंडिविजुअल एक्टिविटी एंड स्पीड द
ये ऑलमोस्ट वही चीज़ आपको मैंने बता दिया अभी। फिर लिमिटेड ये भी आपको बताया कि गवर्नमेंट का कीनीशियन ने गवर्नमेंट को काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया था, और कीनीशियन के ऑपोजिट में न्यू क्लासिकल आते हैं, तो ये गवर्नमेंट के रोल को हम बहुत कम मानते हैं। तो आप ले सकते हैं स्लाइड, लेकिन इसमें स्लाइड में कहानी यही है कि गवर्नमेंट का रोल कम होना चाहिए। देखिए, मैं ये सब चीज़ को आगे इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल नहीं है। इकोनॉमिक्स, और जिनका इकोनॉमिक्स ऑप्शनल है वो ये सब चीज़ को ऑलरेडी समझते होंगे। इसीलिए मैं आपको एज ए बस स्क्रीनशॉट के लिए सब बना दिया हूँ, लेकिन आपको ये सब समझने का ज़रूरत है नहीं, और कुछ हद तक मैंने आपको समझा भी दिया ऑलरेडी, तो आप ये समझते हैं, ठीक है। अब जैसे देखिए, दे बिलीव द मार्केट प्राइस एडजस्ट एवरीथिंग, कि आपको बीच में गवर्नमेंट को आके जैसे नहीं बोलना पड़ेगा ना कि इसको सस्ता करो या इसको महंगा करो। अपने आप महंगा है तो लोग नहीं खरीदेगा, तो वो अपने आप सस्ता कर देगा, लोग अपने आप खरीदेगा। तो प्राइस ने सप्लाई और डिमांड को अपने आप एडजस्ट कर दिया, तो इसीलिए मार्केट एफिशिएंट। फिर इक्विलिब्रियम बिजनेस साइकिल, वही ये सब बस आपके स्नैपशॉट के लिए, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये एफिशिएंट मार्केट क्या होता है, ये तो सब सिर्फ आपके स्लाइड के लिए कि आप फोटो ले अगर चाहते हैं तो मिल जाए, आपको खोजना ना पड़े, लेकिन आप ना जानिए तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर रैशनैलिटी ऑफ द इकोनॉमिक एजेंट, वही कि लोग अपना यूटिलिटी वो पूरा करना चाहते हैं। अब जैसे आप जब आम खरीदने जाते हैं तो आप कुछ तो भले आप अपने आप को बोलते नहीं है, लेकिन आपके मन में तो होता है ना कि मुझे आम बहुत अच्छा खरीदना है, ठीक है। तो ये अच्छा क्यों बोल रहे हैं आप, क्योंकि आप अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं। यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मुझे जो आम खाऊं तो मजा आ जाए एकदम, तो ये आपका यूटिलिटी था। आप कभी ये चाहिएगा कि मैं 200 रुपया किलो दूं और एकदम पक्का सड़ा हुआ आम लाऊं, क्योंकि वो जो ठेला वाला है उसका सड़ा वाला आम खत्म हो जाएगा तो वो खुश रहेगा? नहीं, आप जो किए एक्चुअली में इवेंट तो हुआ, लेकिन आपका यूटिलिटी उसमें सर्व नहीं हुआ, उसका यूटिलिटी सर्व हुआ। तो हर आदमी अपना यूटिलिटी सर्व करवाना चाहता है। यही है रैशनैलिटी ऑफ द इकोनॉमिक एजेंट। इकोनॉमिक एजेंट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जब कोई काम करते हैं इकोनॉमिक्स वाला, जैसे आम खरीदने गए, तो आप इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल क्या कि मैं अपना यूटिलिटी को मैक्सिमाइज कर रहा हूं। अब अगर मैक्सिमाइज कर रहा हूं तो आप इकोनॉमिक्स के एजेंट हो गए ना, क्योंकि आप इकोनॉमिक्स का काम कर रहे हैं, इसीलिए इकोनॉमिक एजेंट। फिर क्रिटिक्स ऑफ द, हाँ ये जान लीजिए, ये मेंस में काम आ सकता है अगर गलती से कभी क्वेश्चन आ गया तो, अदरवाइज ये प्रीलिम में तो इसका कभी नहीं है। कि रैशनल एक्सपेक्टेशन जो है, अजम्पशन, ये गलत है। ये मतलब लूकस को क्रिटिसाइज कर रहा है। ये क्या बोलते हैं कि अजम्पशन इज अनरियलिस्टिक एज इंडिविजुअल में हैव लिमिटेड इंफॉर्मेशन। और ये सही बात भी तो है ना, कि आपको क्या लगता है कि आप जब आम खरीदने गए तो आपको बगल वाले मोहल्ला में आम का दाम पता है? नहीं पता है ना, तो फिर ल्यूकस ने कैसे बोल दिया कि आपको अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है? हो सके बगल वाले मोहल्ला में आपको बहुत बढ़िया आम मिल रहा हो और सस्ता भी मिल रहा हो। तो ये एक्सपेक्टेशन जो आप डाल रहे हैं ल्यूकस जी, वो गलत डाल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा ही आपको और भी, कि हो सके किसी को बस सुंदरी आम पसंद हो, और सुंदरी आम मिल रहा हो 500 रुपये किलो, और मालदे आम मिल रहा हो आपको 50 रुपये किलो, ठीक है। तब भी वो सुंदरी को ही खरीदेगा और मालदे को नहीं खरीदेगा। क्यों? क्योंकि वो बायस्ड है आपको कि मुझे बस सुंदरी ही चाहिए, ठीक है। तो ये मतलब एरर ले आता है आपके मॉडल्स में। फिर मार्केट एफिशिएंसी, नहीं, मार्केट एफिशिएंसी नहीं होता है, ये बोलना चाहते हैं। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मार्केट एफिशिएंट क्या वो बोलना चाह रहे हैं कि प्राइस जो होता है वो इवेंचुअली डिमांड और सप्लाई को बैलेंस कर देगा। क्यों? क्योंकि जो मैंने समझाया कि पैसा ज़्यादा है तो लोग नहीं खरीदेगा, कम है तो खरीदेगा, ये लूकस बोलते थे, या कोई भी न्यू लिबरल बोल रहा है, क्लासिकल इकोनॉमिक्स बोल रहा है। लेकिन ये लोग बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, सिर्फ प्राइस ही फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारा फैक्टर होता है। मे बी जहाँ से आप दुकान खरीदने जा रहे हो वो आपके घर से बहुत दूर है, ठीक है, वो बहुत सस्ता भी है, लेकिन आप जाइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक अलग फैक्टर हो गया, डिस्टेंस। तो आपके इकोनॉमिक्स दैट इज परचेजिंग ऑफ आम में एक नया फैक्टर आ गया, डिस्टेंस टू बाई, दैट इज एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज आम। तो ऐसे ही और भी चीज मे बी, आपका घर में शादी है, ठीक है, और अभी आपको दही मिल रहा है 5,000 रुपये किलो, ठीक है, लेकिन आपको चाहिए, तब भी आप खरीदिएगा ना। आपको पता है कि ये आपको
गलत है खरीदना, इतना महंगा दही नहीं मिलता लेकिन तब भी खरीद रहे हैं। तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जो कि आपके डिसीजन को इवेंचुअली वो चेंज कर देते हैं इफिशिएंट मार्केट वाला रोल से। फिर रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल हमेशा खराब नहीं होता है। जैसे आप अगर सिर्फ मार्केट पे छोड़ दीजिएगा तो मार्केट आपको बहुत ऐसा प्रोडक्ट बेचने लगेगी जो कि सोसाइटी के लिए गलत है, क्योंकि मार्केट तो बस आपको प्राइस पे काम कर रही है। हाँ भाई, मुझे मैं तुमको हर वो चीज बना के दे दूंगा जो जिसके लिए तुम पे करने को तैयार हो। तो मैं तुम्हें मिसाइल बना के दे दूंगा, ड्रग्स बना के दे दूंगा, मैं तुम्हें अल्कोहल बना के दे दूंगा, सब कुछ बना के दे दूंगा। हर वो इलीगल काम करने को तैयार हो जो तुम करने को तैयार हो। इंटरनेट पोर्नोग्राफी या जो भी सब चीजें, वो क्या है एग्जैक्टली यही है ना कि आदमी मांग रहा है और मार्केट सप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो उसके थ्रू बहुत गलत चीज भी हो रहा है, ठीक है। आपको वहीं पे अगर गवर्नमेंट का रोल आ गया, जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया कि बैन कर दिया, गवर्नमेंट ने बिहार में अल्कोहल को बैन कर दिया, तो गवर्नमेंट रोल के कारण भी आपको इकोनॉमिक्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल आता है, ठीक है। तो हाँ, अदर स्कूल ऑफ थॉट, ये जान लीजिए, वो सब अभी तो समझाया तो ठीक है। ये अदर मतलब कि नियो क्लासिकल जो था ना, इसको क्रिटिसाइज कौन कौन कर रहा है, तो नाम जान लीजिए, याद करना की जरूरत नहीं है। केनिशियन तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। ऑस्ट्रियन एक ग्रुप होता है, मार्क्सिस्ट आपको सुना ही होगा, इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक्स। तो ये मान लीजिए आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू द न्यू क्लासिकल, उसमें दिया रहेगा ऑस्ट्रियन ग्रुप, उसमें ये सिमिलर नहीं है, ये उनके ऑपोजिट है। तो ये प्रीलिम में क्वेश्चन आ सकता है, इसीलिए ये वाला पार्ट आप इनफैक्ट इस स्लाइड पे ना मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन बना के दे दूंगा, वो प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप। फिर इट्स इम्पोर्टेंट, देखिए वही अब कंक्लूजन है कि ऐसा वैसा हेल्प करता है, इस पर क्या ही बात किया जाए। तो आई होप यू एक्चुअली लाइक दिस क्लासेस। मैंने ये न्यूज़ इसलिए कवर किया था क्योंकि इनका डेथ हुआ है और न्यूज़पेपर में काफ़ी कवर हुआ है। तो हो सके कल को जो भी सितंबर, मई, जुलाई, अगस्त में एग्ज़ाम पीएससी के होंगे या अगला यूपीएससी होगा, उसमें ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और ये छुपे छुपे क्वेश्चन आता है, तो इस टॉपिक को आउटराइट रिजेक्ट नहीं करिएगा। मैंने खुद कोशिश की है कि इसको लाइट रखूं और कोशिश की है कि ठीक से आपको समझाऊं। तो आई होप यू एक्चुअली लाइक दिस क्लासेस। आप बने रहिए, लाइक करिए, शेयर करिएगा, तो मुझे काफ़ी आपको मतलब मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे वीडियो और बनाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं यार, मैं गलत चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, लोग को ये पसंद आ रहा है। तो मैं ऐसी चीज़ें और बनाऊंगा और आपको भी जानने का, घर पे बैठे बैठे चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा। और नॉलेज किसे पसंद नहीं है, ठीक है। तो चलिए, तब के लिए बाय बाय।